Hello, friends. This is Yes Sir, and I welcome you all to our beautiful channel S Sir's Charismatic Chemistry. और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री की आपकी जो जर्नी है उसमें हेल्प करने आया हूँ। मतलब आपको केमिस्ट्री इजी कर दूंगा ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ सकें और अपने केमिस्ट्री के नॉलेज को बढ़ा सकें। जी, तो आज जिस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन। ओके, तो हेडिंग क्या लिखने की जरूरत है? सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस साइड SN1 और इस साइड लिख दूंगा SN2। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि ये SN1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। ठीक है, अब ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये 1 रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन के ऑर्डर, को। ऐसे ये क्या होगा? बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाय मतलब दो। जी हाँ, तो इस रिएक्शन का भी ऐसा ही कुछ नाम है, सिर्फ यूनिमोलिकुलर की जगह पे ये आ जाएगा बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो जो इसके डिफरेंसेस हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जो दूसरा होगा वो होगा रेट लॉ के एक्सप्रेशन कि दोनों का रेट लॉ कैसा होता है। जो तीसरी चीज है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। चौथी चीज जो है वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे आप एक और लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, प्रोसीड वाया ये रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होते हैं। तो ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये पांचवा पॉइंट था। जी हाँ, पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, फिर वन बाय वन सारे पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड। क्या? स्टीरियो केमिस्ट्री की जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होगा इसमें। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करता है। और जो सेवेंथ आता है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड। इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसी होती है। आठवां जो पॉइंट है वो है रीअरेंजमेंट। ओके, रीअरेंजमेंट मतलब क्या? जो कुछ बनता है वो रीअरेंज होता है, मतलब चेंज होता है क्या? कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं होते। जी हाँ, जनरली हम वो इंटरमीडिएट से रिलेटेड पढ़ते हैं। उसके बाद जो नौवां पॉइंट है वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो नौवां पॉइंट है, सॉरी 10वां पॉइंट है, ये है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और जो लास्ट में पॉइंट आएगा दैट इज 11th वन, ये हम डिस्कस करने वाले हैं कैटालिस्ट के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे पॉइंट कवर करने के साथ आपका 12th का पूरा अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, SN1 और SN2 का। उसी के साथ आपका जो CET का सिलेबस है उसके भी सारे क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाओ। CET के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट वीडियोस दूंगा मैं। अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप कितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाते हैं। और ये वादा है मेरा आपसे कि अक्टूबर नवंबर मंथ तक, मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक हम 12th के सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे हमारे इस चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो मैं ये पूरा मिटा देता हूं। ओके,
अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मैं लेफ्ट साइड जो कुछ भी लिखूंगा, जो कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा, ये SN2 से रिलेटेड होगा। किससे? SN2। और जो कुछ भी उस साइड आएगा ये SN1 से रिलेटेड होगा, मतलब ये बायमोलिक्यूलर और वो यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप, मतलब ये पहला पॉइंट। ओके, तो SN2 कितने स्टेप में होता है? ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा, एक होता है, दो होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो के पहले, मतलब ये वीडियो को कंप्लीट करने के पहले आप SN1 और SN2 की वीडियो को जरूर देखें, बकायदा हर एक स्टेप को समझें, और फिर उसके बाद इस वीडियो पे आइए, देखिए, तहलका मच जाएगा, मजा आ जाएगा, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि SN2 वाला जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में होता है। किसमें? सिंगल स्टेप में। ओके, सिंगल स्टेप मतलब कैसे? ये कार्बन है, इसके ये 3 ग्रुप है, यहाँ पे हेलोजन है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल, जो कौन है? न्यूक्लियोफाइल। इट कैन बी न्यूट्रल और इट कैन बी नेगेटिव। तो हमने तो नेगेटिव लिया था, ये अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, एंड फाइनली व्हाट विल बी हैविंग, ये न्यूक्लियोफाइल, ये C और ये प्लस X माइनस। ठीक है, अब इसके ये कार्बन के 3 बॉन्ड। जी हाँ, यहाँ पे कोई दूसरे ग्रुप रह सकते हैं। तो ये लिविंग ग्रुप था और ये कमिंग ग्रुप था। ओके, जी हाँ, तो ये सिंगल स्टेप में हो गया, एक स्टेप में, एक ही स्टेप में अटैक करना, एक ही स्टेप में, उसी स्टेप में लिविंग ग्रुप का निकलना। अब जो ये SN1 है ये होता है 2 स्टेप में। 2 स्टेप में कैसे? सबसे पहले वाले स्टेप में कार्बोकटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकटायन। और फिर सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये समझा होगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? बोलिए। कार्बोकटायन बनेगा। पता है आपको, लिविंग ग्रुप निकल जाता है, कार्बोकटायन बन जाता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दैट इज प्रोसीड वाया। मतलब जब ये रिएक्शन होता है, जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रिएक्शन में, दैट इज SN2 में, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। जी हाँ, मैंने एक्सप्लेन किया था बकायदा बहुत ही अच्छे से, और वो 5 मेंबर होती है, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे होता है। ये कार्बन, यहाँ पे ऐसे 2 ग्रुप जो कि एक ही प्लेन में रहते हैं, यहाँ पे इनकमिंग ग्रुप और ये लिविंग ग्रुप। ओके, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है? जी ये लिविंग ग्रुप है। ये क्या है? लिविंग ग्रुप। ये 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। ठीक है, ऐसा। अब SN1 में क्या होता है? जी हाँ, SN1 होती है इंटरमीडिएट के थ्रू। किसके थ्रू? इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट ये जो रिएक्शन के बीच में बनता है, जो रिएक्शन के बीच में बनता है और नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम भी हो जाता है। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारी काइनेटिक्स की वीडियो देखिए, उसमें बकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इंटरमीडिएट को कवर किया। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। आप इस बात को मान लीजिए, ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिनरी है या हाइपोथेटिकल है, ऐसा हुआ होगा। जैसे जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, डिटेक्टिव लोग, ऐसा क्राइम ऐसा हुआ होगा, जी हाँ, CID देखते हो ना, कुछ तो गड़बड़ है, वैसे टाइप का इमेजिनरी है, लेकिन ये सच में रिएक्शन में बनता है। आप चाहो तो रिएक्शन मिक्सचर को ठंडा करके इसे बाहर निकाल सकते हो। सर ठंडा करने की जरूरत है? ठंडा करोगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा, और फिर इंटरमीडिएट कंज्यूम नहीं होगा, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, और अब मैं बात करता हूं अपने नेक्स्ट स्टेप की, या फिर नेक्स्ट पॉइंट की आप कहेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब तीसरा आता है रेट लॉ। तो क्या होता है रेट लॉ SN2 का? R इज इक्वल टू के इंटू, वापस बताता हूं, यहाँ पे SN2 है और यहाँ पे SN1। R इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ पे आ जाएगा सबस्ट्रेट, जो आपके हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, जो कि हमने नेगेटिव लिया था, और हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल
बोलिए न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है। और यहाँ पे जो रेट था ये था R इज इक्वल टू के इंटू सिर्फ सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। जी हाँ, ये अभी इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, इसको भी डबल करोगे तो रेट डबल होगा, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट 4 टाइम हो जाएगा, और इधर इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट डबल होगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ाओगे तो रेट 3 टाइम बढ़ जाएगा। जी हाँ, अब जरा काम की बात देखिए, इसमें जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें रेट न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आ रहा है आपको समझ में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया रेट, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे रेट के एक्सप्रेशन में सिर्फ सबस्ट्रेट है। क्यों ऐसा? तो आपको पता होगा कि SN2 में जो स्लो स्टेप था उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकालता है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है? न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से। तो न्यूक्लियोफाइल जब सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है, और वही रिएक्शन का क्या है? स्लो स्टेप। इसीलिए इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आता है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पहले कार्बोकेटायन बनता है। पहले क्या बनता है? कार्बोकेटायन। उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो कार्बोकेटायन जब बनता है तो उसमें कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो टूटता है, और वो एक स्लो स्टेप होता है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? जी हाँ, सबस्ट्रेट के ऊपर। आप ये बात को मान लो। तो इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट भी खत्म हुआ। अब बात करते हैं हम चौथा पॉइंट का, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा? जी हाँ, सिर्फ सबस्ट्रेट का। आप न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो उससे तो रेट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। बट अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन जो इसमें रेट डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है SN2 में, वो पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होता है? तो मैंने बताया था ना, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट किसका? जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसके ये 4 वैलेंसीज है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप। ओके, मान लीजिए कैपिटल है, ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा? जी हाँ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने। तो इसके बाद आप सबको पता है यहाँ पे TS बनेगा। तो हमें देखना है कि इस कार्बन पे, ये जो कार्बन है, इसके ऊपर कितना ज्यादा पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना फास्ट ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर पाएगा। और मैं दूसरे तरह से भी बोलता हूँ, बहुत सारे टीचर ऐसे भी बोलते हैं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ होगा, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो TS स्टेबल होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा क्या? आप जरा ध्यान से सोचिए ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा क्या? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के ऊपर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 99% टाइम अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से इसका रेट डिसाइड करोगे तो आपका आंसर राइट आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से नहीं काम चल रहा है तो दूसरा आप ले सकते हो, स्टेरिक फैक्टर। ओके, तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर? ये जो कार्बन है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, और स्टेरिक फैक्टर मतलब क्या? स्टेरिक फैक्टर मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम मतलब ये जो इधर बल्की ग्रुप अटैच होंगे ना, जब आप मिथाइल लगा देते हो, इथाइल लगा देते हो, ओके, हाइड्रोजन इज नॉट कंसिडर्ड एज बल्की ग्रुप, मैं आपको पहले बता देता हूं। तो स्टेरिक फैक्टर मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। किस पे? इसमें। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने से क्या होगा? जी हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने से ये न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन पे अप्रोच कर पाएगा, और इजीली जब वो कार्बन पे अप्रोच करेगा तो ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, मतलब TS इजीली बन जाएगी। तो स्टेरिक फैक्टर से भी आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आप किससे डिसाइड करोगे? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपको ऐसा लगता होगा कि सर इसके लिए अगर एक एग्जाम्पल दे देते ना तो बड़ा मजा आता।
तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने आपको SN2 की वीडियो में बताया हुआ है, तो उसका बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। अब जरा देखिए, अब आ जाते हैं हम फैक्टर किस पे, SN1। तो SN1 में क्या है फैक्टर? जी हाँ, SN1 में भी सेम, लेकिन आप पहले किससे डिसाइड करोगे? स्टेरिक फैक्टर से। किससे? स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर मतलब क्या? जैसे ये कार्बन है, ये टेट्रावैलेंट है और ये लिविंग ग्रुप है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप होने चाहिए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप होने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़े बड़े ग्रुप होंगे, बहुत बड़े बड़े ग्रुप होंगे, तो क्या होगा? ये कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटा होगा, कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटा होगा और कार्बोकेटायन बन गया होगा। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं, तो उसी के लिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि जब स्टेरिक फैक्टर ना काम करे तो दूसरा आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर याद रखना। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये स्टेरिक फैक्टर किस पे देख रहे थे आप? इस कार्बन पे। स्टेरिक फैक्टर किस पे देख रहे थे? इस कार्बन पे। चलिए मैं एक अलग मार्कर ले लेता हूँ, इस कार्बन पे आप देख रहे थे स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक किस पे देखोगे? आप कार्बोकटायन बना के देखो, कार्बोकटायन बना के देखो। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर किस पे देखोगे? कार्बोकेटायन। सर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब नहीं समझा। कार्बोकेटायन कितना ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे आपको क्या देखना था इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे? कि ये जो कार्बन अटैच है, ये जो कार्बन है, इसको ये जो ग्रुप अटैच है, उसके वजह से कार्बन पे कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जी हाँ, पार्शियल, बॉन्ड को नहीं तोड़ना है। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक देखोगे, यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक देखोगे, तो ये लिविंग ग्रुप का बॉन्ड तोड़ देना है, कार्बोकेटायन बना लेना है और फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये देखिए CH2Cl, CH2Cl, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो ये जो अल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री दिखा रहा है, ये क्या है? 1 डिग्री। और 1 डिग्री है तो मैंने तो आपको बोला, क्या बोला मैंने? कि इसमें जो आंसर होगा वो किससे आपको चेक करना है? स्टेरिक फैक्टर। तो सर इसके ऊपर तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। सर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये रिएक्शन किससे हो जाएगा? सर SN2 के थ्रू हो जाएगा। लेकिन नहीं, नहीं, जब यहाँ पे आप स्टेरिक, मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपको कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा तब ये सारी चीजें सही होंगी। ऐसे तो आप एकदम सिंपल कर सकते हो, स्टेरिक फैक्टर से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक ले लो, ये क्लोरीन को निकाल दो और देखो कि ये क्या बन रहा है। तो आपने क्या देखा? ये CH2 पॉजिटिव बन रहा है, मतलब ये बेंजाइल कार्बोकेटायन, और बेंजाइल कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है कि इसमें और उसमें, तब आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से आप इजीली डिसाइड कर पाओगे, ओके। जब स्टेरिक हिंड्रेंस से आप डिसाइड नहीं कर पाओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो बेंजीन, तो बेंजीन प्लेनर है, वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देगा। फिर यहाँ पे H है और फिर यहाँ पे H है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको कंपैरिजन दिया है इसका और एक इसका, इसे मिटा देते हैं, यहाँ पे है क्लोरीन, और पूछा है कि दोनों में किसका SN1 फास्ट होगा। जी हाँ, एक ये बेंजाइल क्लोराइड और ये एक है अलाइल क्लोराइड। क्या है? अलाइल क्लोराइड। जी हाँ, इस ग्रुप को अलाइल बोलते हैं। अगर आप देखो तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रो, फिर 1 क्लोरो प्रो 3 क्लोरो प्रो 1 ई, ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में, अब ये बेंजीन जो है, ये जो फिनाइल रिंग है ये प्लेनर है, ये फिनाइल रिंग क्या है? प्लेनर है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 हाइड्रोजन है, ये भी क्या है? ऑलमोस्ट CH2 ये भी प्लेनर है। तो ऑलमोस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस जब सेम आ रहा है तो आप किससे डिसाइड करोगे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से। सिंपली आपको करना क्या है? इसका क्लोरीन निकालो, इसका क्लोरीन निकालो, देखो कौन ज्यादा स्टेबल है। जी हाँ, बेंजाइल कार्बोकेटायन अलाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, ये मैंने आपको SN1 की वीडियो में बताया था, ठीक है। तो अगर आप इससे चलोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, कोई भी एंट्रेंस वाला एग्जाम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पॉइंट भी खत्म होता है, और अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ओके। जी हाँ, मैं एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब
मैं स्टेट बोर्ड की वीडियो कंप्लीट कर दूं और फिर उसके बाद जब हम एंट्रेंस के क्वेश्चन करें तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, लेकिन आप कंटेंट की डेप्थ को समझिए और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कीजिए मुझे कि आपको कैसा लगा ये सोच के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब ये है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब यहाँ पे देखिए SN2 में आप सबको पता है ये लिविंग ग्रुप है और ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज वाला, तो ये बैक साइड से अटैक करता है। यहाँ पे कैसे अटैक होता है, जी हाँ बैक साइड से। वो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, फ्रंट से आएगा तो रिपल्शन होगा, और यहीं पे क्यों अटैक करता है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लिविंग ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे आ जाएगा स्लाइड पॉजिटिव और लिविंग ग्रुप पे आ जाएगा स्लाइड नेगेटिव, इसीलिए ये डेल्टा बना है, मतलब पार्शियल। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है, तो वो यहाँ पे अटैक करता है, बैक साइड अटैक। और वो भी कहाँ करता है, अंदर की बात बताया था आपको, अंदर की बात, बोलिए 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 बोलिए, जी हाँ एबीएमओ किसकी, जिसको लिविंग ग्रुप अटैच है उसी की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। और अंदर की बात बताओ तो अगर ये ऑर्बिटल है तो एबीएमओ इधर पीछे होगी खाली, और वो भी एंगल कितना 180 डिग्री, इस ऑर्बिटल के हिसाब से एंगल होगा। ये थोड़ा अच्छी वाली बात हो गई, ये बात आपको नीट में और एम्स और जेई मेंस में हेल्प कर पाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं SN1 की। SN1, तो SN1 में तो आप सबको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो पहले अटैक ही नहीं करता, वो तो इंतजार करता है कब कार्बोकेटायन बनेगा, कब कार्बोकेटायन बनेगा। और जब कार्बोकेटायन बन जाता है, ये देखिए ये कार्बोकेटायन हो गया, ये कार्बोकेटायन हो गया, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। यही न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी, सर ऊपर नीचे नहीं समझ रहा है मैंने, अरे भाई पूछू ना पूछू, आपण आहे इथे, कशाला टेंशन घ्यायचं। ये देखिए ये प्लेनर है, ऐसे रहेगा ऐसे, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसा ऊपर से भी आएगा नीचे से भी आ सकता है, दोनों जगह से अटैक कर सकता है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या डायलॉग लिखूंगा मैं, फ्रॉम ईदर साइड, दैट इज above and below the plane, इजी इजी, ऊपर से भी अटैक करेगा नीचे से भी अटैक करेगा, सर मस्त समझ में आ गया। तो ये था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको मैंने सिखाया था कि ये यहाँ से अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, मतलब बेसिकली अगर इसी से आप देखो तो ये कार्बन है यहाँ पे एक ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया, मतलब जहां से लिविंग ग्रुप निकला उसके ऑपोजिट साइड आ गया ग्रुप, मतलब ये जैसा था उससे ऑपोजिट आया, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, ठीक है। चलिए इसके लिए और एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका ऐसे सबस्ट्रेट है, छतरी मान लीजिए आप, ये छतरी, ये ऐसे छतरी है, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा, ये इधर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। सर ये क्या है, जी बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है। ओह गलत हो गया, माफ कर दीजिए, ये लिविंग ग्रुप, ये क्या है, लिविंग ग्रुप, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल को मैं ऐसे दिखा देता हूं, मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आप जरा देखिए आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसे ऐसे। तो ये देखिए छतरी कैसी थी, अब छतरी उधर हो गई, और ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, जी हाँ ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, और ये हो गया हमारा बाहर, ये बाहर क्या हो गया, जी हाँ ये बाहर हो गया लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप बाहर हो गया और ये आ गया अपना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देख रहे हो कहाँ पे पहले था, कहाँ पे पहले था, लिविंग ग्रुप यहाँ पे था, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप के कंपेयर में न्यूक्लियोफाइल अपना कहाँ पे है, ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन। अभी आप थोड़ी हायर लेवल की वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ टीचर आर से एस बन जाता है, एस का आर बन जाता है, ऐसी सारी बातें करते हैं, हम भी ये सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले स्टेट बोर्ड खत्म हो जाए, अच्छी वीडियो आ जाए, आपका रिस्पॉन्स अच्छे से हो जाए, आपको लग जाए कि हाँ ये बंदा हमें पढ़ा सकता है, हमारे सारे डाउट क्लियर कर सकता है, आप डिमांड करो, जरूर वीडियो बनाएंगे, तूफानी वीडियो, सब कुछ क्लियर करेंगे, आर रेक्टस, एस सिनिस्टर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सब कुछ, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ SN1 में, तो इसे मिटाता हूँ पहले। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब ये देखिए, समझ में आया। अगर मैंने SN1 कहा हो तो माफी चाहूंगा। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब ले लेता हूं मैं SN1, तो आपने देखा कार्बोकेटायन बनता है और अटैक कहां से होता है, ऊपर से और नीचे से। तो इसे भी मैं उसी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ओके, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया, और ये आपकी छतरी। ठीक है, ये डंडा क्या है जी, लिविंग ग्रुप। तो आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे वो देखिए जरा ध्यान से। तो ये मिल गया है, ये मिलेगा आपको, और प्लस ये मिलेगा, प्लस ये देखिए। मतलब जैसी छतरी थी वैसी ही मिली। फर्क क्या है, ये लिविंग ग्रुप के जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। लिविंग ग्रुप के जगह पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये देखिए जैसी ये छतरी थी ये उसकी उल्टी हो गई, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और जैसा तू है वैसा मिल गया, जैसा ये था वैसा मिल गया, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। और आप सब जानते हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है। क्या दिख रही है, मिरर इमेज। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर। और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, जी हाँ, इनांशियोमर। क्या कहलाएंगे, इनांशियोमर। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता। इन्वर्जन प्रोडक्ट कौन सा, इन्वर्जन इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन। अब इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है किसमें, SN1 की वीडियो में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहां से होता है। तो SN2 में सिर्फ बैक साइड अटैक होता है। किस पे जी हाँ, वो ऑर्बिटल जिसको लिविंग ग्रुप अटैच है उसी की एंटी बॉन्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे भी मिटाते हैं। आप कोई अच्छी बुक सॉल्व करेंगे नीट के प्रिपरेशन के लिए या फिर सीईटी के लिए, तो शायद आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। और अगर आपको ये सब कुछ पहले से पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जानना चाहूंगा कि ऐसे विद्वान स्टूडेंट भी हमारे वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी हो गया, और साथ ही साथ हमने क्या कवर कर लिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो पहले वाले SN2 में इन्वर्जन हुआ और उसमें क्या हुआ, रेसिमाइजेशन, लेकिन इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड की। मिट गया है ये, इसे लिख लेता हूं। क्या है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड। तो चलिए अलग अलग टाइप के अल्काइल हलाइड ले लेते हैं। नो डाउट यहाँ पे हमारा क्या होगा, SN2, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, SN1। ठीक है सर, इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है भाई, समझ में आ रहा है। 12th करोगे उसके बाद 3-4 साल इंजीनियरिंग, फिर तो रोकड़ा कमाना है ना। तो अच्छा रोकड़ा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आगे देखो, SN2 क्या पढ़ना है हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखिए मैं लेता हूं सबसे पहले मिथाइल हलाइड। आप सबको पता होगा ये कुछ ऐसे है, CH3X। फिर उसके बाद क्या लेता हूँ, उसके बाद लेता हूँ 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। जिनको नहीं पता है तो इसमें 1 डिग्री कुछ ऐसे होगा, ये C और ये X, और ये C, इसको X अटैच है, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, और ये H। और 3 डिग्री में CX, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, ये भी C। ओके, तो SN2 में इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप सब जानते हैं कि SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। और मैंने आपको इस पॉइंट में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। याद है SN2 में मैंने आपको बताया था कि SN2 में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, जो कार्बन है उसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव आना चाहिए, जो कार्बन है उसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव। तो बताइए किस कार्बन पे मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा, जी हाँ इस पे। क्यों, इस पे भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसके पॉजिटिव को कम कर देगा कौन, इसका प्लस आए, इसका प्लस आए। इधर 2-2 लोग कम कर देंगे, इधर 3-3 कर देंगे, तो सबसे छोटू प्लस आई किस पे आएगा, इस पे, एकदम छोटू।
सर दिख ही नहीं रहा है, तो इधर मैं लाल कलर से इनके पॉजिटिव चार्ज को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव, इस पे कम, इस पे थोड़ा और कम, और इस पे तो चिंटू पिंटू कम, एकदम कम। ठीक है, तो आप बताइए, मैंने जो ये फंडा बताया था आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा? जी हाँ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल देखेगा, फट से अटैक कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ने आपको आंसर दे दिया। आप स्टेरिक से भी डिसाइड कर सकते हैं, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, वहां पे क्या, जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो जल्दी इस कार्बन तक अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो ये ऑर्डर आता है। ठीक है, अब SN1, तो SN1 में मैंने आपको क्या बताया था, डिसाइड कौन करता है? स्टेरिक फैक्टर। सोचिए सोचिए, स्टेरिक फैक्टर मतलब जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, उसका रेट फास्ट। मतलब इसमें कैसे आएगा? अगर ये मिथाइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे आएगा? ऐसे, ऐसे, राइट। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो जब हेलोजन टूटेगा, जब हेलोजन या फिर लिविंग ग्रुप जाएगा, तभी जाके कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बोकेटाइन इसमें आसानी से बनेगा। ठीक है, चलो, लेकिन आपने तो बोला था स्टेरिक हिंड्रेंस से डिसाइड करने का, तो देखना मेरे भाई, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है? टर्शियरी में। आ रहा है समझ में? नहीं सर, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक से डिसाइड करूंगा। जब आपको स्टेरिक से आंसर मिल जा रहा है, तो क्यों इलेक्ट्रॉनिक में जा रहा है? चलो चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक भी। इस सब में कार्बोकेटाइन बनाओगे तो इसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन आएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कार्बोकेटाइन, यही। और हम सब जानते हैं SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट इज इंटरमीडिएट, तो इसमें ये रेट होगा। अब जरा दोनों के रेट को देखिए, दोनों के रेट को देखिए। क्या देख रहे हैं आप? जैसे जैसे आप इस साइड आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, क्या हो रहा है? रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस। और इस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इस साइड रेट ऑफ SN, ये मैंने क्या लिख दिया, माफी चाहूंगा, रेट ऑफ SN2 इंक्रीजेस, और यहाँ पे रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस। मतलब ये हो गया हमारा मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, और ये क्या हो गया हमारा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव है। कौन से मीडिया और कौन से मैकेनिज्म से? SN1 से। और मिथाइल हैलाइड किससे ज्यादा रिएक्टिव है? SN2 मैकेनिज्म से। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, तो सबसे ज्यादा लोचा किसका आ रहा है? जी हाँ, सेकेंडरी का। किसका? सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी में बहुत डिफिकल्ट होता है कि सेकेंडरी में SN1 होगा या सेकेंडरी में SN2 होगा। आ रहा है आपको समझ में? तो अब सेकेंडरी में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो होगा एक तो सॉल्वेंट आपने कैसा लिया है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर ये दोनों SN2 को सपोर्ट करते हैं, अगर ये दोनों SN2 को सपोर्ट करते हैं, तो सेकेंड वाला जो है, जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, वो SN2 के थ्रू प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, और अगर SN1 की कंडीशन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर सॉल्वेंट इसमें पोलर प्रोटिक है और न्यूक्लियोफाइल वीक है, तो वो SN1 के थ्रू बना देगा। ठीक है, ठीक है, जी हाँ सर, लेकिन मेरे को एक डाउट आ रहा है, अगर किसी के पास ऑप्शन हो कि SN1 के थ्रू भी वो प्रोडक्ट बना सकता है, SN2 के भी थ्रू प्रोडक्ट बना सकता है, तो वो किसके थ्रू प्रोडक्ट बनाएगा? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हमेशा हमेशा SN1 की जो रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लेना मार्जिन के ऊपर, मैं पॉइंट डालना भूल गया यहाँ पे, सबसे जो इजीली रिएक्शन हो जाती है वो SN1 की होती है, क्योंकि SN1 में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होती है। किसके कंपेयर में? SN2 के कंपेयर, SN2 के कंपेयर में SN1 की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। और हमने आपको सिखाया है कि जिस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम, वो इजीली हो जाती है। आया समझ में? सर ऐसा क्यों सर, मेरे को तो डिटेल में जानने का है। अरे भाई, SN2 में 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, राइट। और वो 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में दो जो ग्रुप होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अगर उसमें कोई भी बल्की ग्रुप है तो उनमें आपस में क्या होगा? रिपल्शन। समझ में आया? मतलब ट्रांजिशन स्टेट को बनने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है।
या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्बोकेटायन के कंपेयर में जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो अनस्टेबल होगी। नो डाउट कार्बोकेटायन भी अनस्टेबल है मेरे पास, लेकिन दोनों में ज्यादा अनस्टेबल कौन है? टीएस। और सर आपने तो बोला था कि टीएस तो इमेजिनरी होती है। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात। आया समझ में? तो आप सिंपल एक डायलॉग याद रखना कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगी, इसीलिए रिएक्शन किसके थ्रू निकल लेगा? SN1 के थ्रू। ठीक है, तो मुझे तो इस सेकेंडरी पे ही बहुत तरस आता है, इसका कोई नहीं है मेरे पास। टर्शरी SN1 मिथाइल एलाइड SN2 बेचारे का कोई साथ नहीं देता, तो मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रीअरेंजमेंट के बारे में। ओके, तो देखते हैं रीअरेंजमेंट। तो जैसे कि आपने देखा SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN2 में क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो इसमें नो रीअरेंजमेंट इसका बिल्कुल नहीं होता। और अगर आप SN1 देखो, क्या SN1, तो इसमें बनता है कार्बोकटायन। क्या बनता है? कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन खुद को रीअरेंज कर सकता है। कार्बोकटायन खुद को क्या कर सकता है? रीअरेंज। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पे ये ग्रुप आ गया, यहाँ पे है आयोडीन, और इसका रिएक्शन आपने करा दिया H2O से। जी हाँ, H2O सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल का भी। ठीक है, तो सर ये सेकेंडरी है, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, तो SN1 के चांसेस दिख रहे हैं। समझ में आया? देखो ना, सॉल्वेंट क्या है? पोलर प्रोटिक है। ओके, और ऊपर से H2O एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन वीक है और कौन स्ट्रांग है? समझ में आया? तो उसके लिए अलग से एक वीडियो है, ठीक है, वो मैं बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो ये फिलहाल H2O क्या है? वीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बनने के चांसेस है? कार्बोकेटायन, या फिर आप ऐसा मान लो कि इसमें कार्बोकेटायन बनता है, सर ने बोला है। ठीक है, अब इधर देखो, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बोकेटायन में कितने की स्टेबिलिटी? यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो अगर आप इस कार्बोकेटायन को देखो तो इसको 4 हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी है। पॉजिटिव के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, पॉजिटिव के बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, और उसको जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वही हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो, इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब ऐसा मान लीजिए, यहाँ से जो ये हाइड्राइड है, यहाँ से ये जो हाइड्राइड है H, ये पूरा इधर शिफ्ट हो गया, तो अब आपको क्या मिलने वाला है? वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ ऐसे, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब जरा चेक कीजिए, नो डाउट कुछ लोग के दिमाग में ऐसे भी चल रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 2 प्लस आई भी है, ये एक बड़े ग्रुप का प्लस है और एक इसका प्लस है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब जरा यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे क्या है? जी H3C, यहाँ पे क्या है? CH3। तो जरा चेक करो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इसको कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2। तो ये 3 इसका, 3 ये अल्फा का और 2 इसका, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? जी हाँ, 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये 2 कार्बन को अटैच है, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। लेकिन ये जो कार्बन है ये 3 को अटैच है, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3, तो ये टर्शरी कार्बन है। और हम सब ने सीखा है कि टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सर कब सीखा? SN1 का वीडियो देख लो मेरे भाई, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है। तो याद रखना, जो रीअरेंजमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? SN1 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की, तो इसे मैं मिटा देता हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा? ओके, तो जरा देखिए, ध्यान से सुनिए। आप सबको पता है कि SN2 में ये कार्बन जो है, कार्बन और ये लिविंग ग्रुप जो है, इसका बॉन्ड कैसे टूटता है? जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तभी ये निकलता है। तो जब ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से ही बढ़ रही है, जब ये रिएक्शन आगे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से ही बढ़ रही है, तो नो डाउट जो न्यूक्लियोफाइल है उसको ये कार्बन और
हेलो ये जो बोलते हैं ना लिविंग ग्रुप, इसका बॉन्ड तोड़ना है तो नो डाउट इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रांग होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? स्ट्रांग, क्योंकि स्ट्रांग होगा तभी अटैक कर पाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और तभी हमको ट्रांजिशन स्टेट इमेजिनरी मिल पाएगी, और फिर SN2 का मैकेनिज्म हो पाएगा। अगर वीक होगा तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, अप्रोच नहीं कर पाएगा। सर एग्जाम्पल दे दो कुछ मेरे को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के। ये देखो OH नेगेटिव, ओके। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, ठीक है। बट मैंने ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा है, ठीक है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको लोन पेयर बना देते हैं। तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव। ऐसे ही NH, इस पे भी ऐसे NH2 नेगेटिव, एक यहाँ पे ऐसे बॉन्ड रख देते हैं, और ये इसी को नेगेटिव दिखा देता हूँ। आप सबको पता होगा नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ओके। तो ये हो गया 3 3 6 होने की वजह से इसके ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज NH2, ओके। जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं ना NHH2, और इसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे? NH2 माइनस, नाइट्रोजन के ये 3 2 और ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसे आप ऐसे भी दिखा दीजिए, ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये 2 हाइड्रोजन, अच्छा मैंने NH यही बना दिया क्या? ये हो गया H और ये हो गया H और ये इधर, ठीक है। अब हो गया प्रॉपर। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ओके। मतलब नेगेटिव चार्ज वाले क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग SN1 पे। तो SN1 पे आप सब जानते हो कि पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल इंतजार करने वाला चाहिए, क्या चाहिए? इंतजार करने वाला कि अब निकलेगा लिविंग ग्रुप आराम से। कैसे आराम से? इतना भी आराम से नहीं है, कुछ समवॉट अराउंड 10⁻⁻⁴ 10 बोलते हैं ना -3 सेकेंड्स के हिसाब से रिएक्शंस होते रहते हैं, ओके। तो ऐसा मत सोचना एकदम आराम से। तो इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि H2O, जैसे कि मिथेनॉल, जैसे कि इथेनॉल। हाँ समझ में? सर ये सारे न्यूक्लियोफाइल है, ये सारे तो सॉल्वेंट भी है। जी हाँ, इसीलिए तो SN1 को हम सॉल्वोलिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वोलिसिस। तो ये वाला पॉइंट भी हुआ अपना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब जरा ध्यान से सुनिए, SN2 में ये बॉन्ड की ब्रेकिंग तो करनी नहीं है, क्योंकि TS बनना है, और जब ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होनी नहीं है तो हमको सॉल्वेंट है वो ज्यादा पोलर नहीं चाहिए, ज्यादा पोलर नहीं चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पोलर होगा, ज्यादा पोलर मतलब मेरे कहने का मतलब अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या? द सॉल्वेंट एबिलिटी, सॉल्वेंट की एक एबिलिटी होती है कि वो जो जिसको भी डिसॉल्व करता है उसके बॉन्ड को तोड़ देता है। आप SN1 की वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया था कि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड कैसे टूटता है, ठीक है। क्योंकि वाटर होता है और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, मतलब सामने वाले का बॉन्ड वो इजीली तोड़ सकता है, मतलब सामने वाले को इजीली सेपरेट कर सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्वेंट या फिर मीडियम टू सेपरेट दी सोल्यूट पार्टिकल या फिर टू ब्रेक दी बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो लेस पोलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस पोलर। और दूसरी चीज अगर आपने इसमें पोलर के साथ कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हो, तो पोलर के साथ अप्रोटिक यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? अप्रोटिक मतलब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, जैसे एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, ऐसे ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन के ऊपर होता है। सर हाइड्रोजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ होता है, तो उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, H2 का एग्जांपल लेते हैं। तो ये हो गया OHH, ठीक है। ये डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा O नेगेटिव और ये डेल्टा H पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है
ये न्यूक्लियोफाइल इसको क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, और जब सराउंड कर लेगा तो ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा, और जब ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये रिएक्शन आगे बढ़े। आया आपको समझ में आया, क्योंकि ये यहाँ तक अप्रोच कर ही नहीं पाएगा, और अप्रोच कर ही नहीं पाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, मतलब टीएस बनेगा नहीं। मतलब सिंपल सी बात बोलूं तो ये जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये इसको घेर लेता है, ये इसको क्या करता है, सराउंड कर लेता है, ओके कंप्लीटली। तो हमको क्या यूज करना है, अप्रोटिक, प्रोटिक नहीं यूज करना है। अब अप्रोटिक मतलब क्या, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, वो पोलर होना चाहिए। पोलर क्यों होना चाहिए, अरे पोलर होगा तभी तो इसे डिसॉल्व कर पाएगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड या फिर जो भी अपना सबस्ट्रेट है वो पोलर है, और लाइक डिसॉल्व्स लाइक थियरी के हिसाब से ये डिसॉल्व करेगा। सर मुझे ये डाउट है सर, पोलर क्या होता है, तो भैया आप नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड की वीडियो पढ़ लो, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है उसे हम पोलर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया। सर हमें अप्रोटिक का एग्जाम्पल दीजिए कुछ, तो चलिए अप्रोटिक के कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, किसमें, जी हाँ SN2 में, तो आप वहां से देख लीजिए। रादर देन आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, तो आप SN2 की वीडियो देख सकते हैं। आप ऊपर सिर्फ जाके सर्च बार यूट्यूब में आप टाइप कर सकते हैं SN2 #yes sir, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करूँ तो आप सबको पता है यहाँ पे लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटना चाहिए, और वो तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमारा सॉल्वेंट बहुत ज्यादा पोलर होना चाहिए, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होना चाहिए। और अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जी हाँ, आपको लेना होगा पोलर या फिर हाई पोलैरिटी हो जिसकी, ओके। और दूसरा अप्रोटिक, सॉरी दूसरा क्या, प्रोटिक होना चाहिए। प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनने के बाद आपके पास दो चार्ज स्पीशीज मिलती है। कौन सी दो चार्ज स्पीशीज, एक पॉजिटिव कार्बोकेटाइन का, ओके, और एक लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ। तो इसका पॉजिटिव पार्ट, जैसे यहाँ पे मैंने H2O बनाया था, H2HOH, तो H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसको स्टेबलाइज कर देता है और ये नेगेटिव इसको स्टेबलाइज कर देता है। कैसे, जी हाँ, उसको सॉल्वेट कर, आया समझ में आपको। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज था, किसको लेके, नेचर ऑफ सॉल्वेंट को लेके। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैटलिस्ट। तो SN2 में मैं आपको बताना चाहूंगा, SN2 रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट नहीं यूज होता, आप कोई कैटलिस्ट नहीं यूज कर सकते, नो कैटलिस्ट इन SN2। बट यस, SN1 रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज होता है, SN1 रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज होता है। कभी कभी होता क्या है कि लिविंग ग्रुप जो होता है ना वो पुअर होता है, लिविंग जो ग्रुप है वो पुअर होता है, तो हम जैसे कि ये लीजिए CCC, ओके, और यहाँ पे ये क्या है, OH है, तो OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। सर पुअर लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो कार्बन को छोड़ के इजीली ना निकले। तो इसे एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम लेते हैं इसमें एसिडिक मीडियम, जनरली H2SO4 ले लेते हैं। उसका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है कि ये आपका अल्काइल हैलाइड कौन से टाइप का है। 3 डिग्री है तो लो कॉन्सेंट्रेशन, और अगर 1 डिग्री है तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बना देगा, जी हाँ CCC, यहाँ पे C, और ये OH, H और O के ऊपर पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों, क्योंकि O के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन उसने इसको दे दिया, तो उसके पास क्या बचा, 1, और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन उससे दूर गया, इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन इस बॉन्ड को इजीली तोड़ सकता है, तो ये एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ। और दूसरा एक बड़ी फेमस रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जेम्स फ्रीडल और चार्ल्स क्राफ्ट ने ये रिएक्शन बनाई थी। इसमें अल्काइलेशन, असाइलेशन, एसिटाइलेशन, फॉर्माइलेशन, बहुत सारे टाइप की रिएक्शन होती है। तो अल्काइलेशन जब करते हैं, जैसे ये देखिए RCH3 और यहाँ पे Cl है, तो इसमें हम यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, और इसमें AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। कैसे, ये Al हुआ, ये Cl, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, जैसे एल्यूमिनियम कितना होता है, 13, तो ये कितना हो गया, 2 8 3, तो ये देखिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हुए, सिर्फ 6, और हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7, तो ये देखिए उसका तो 8 हो गया ना। ऐसे सबका हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, जी हाँ AlCl3 का ये लोन पेयर को ले लेता है, और यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे, क्योंकि जैसे ही क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन AlCl3 को देगा तो ये क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस, और इधर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो RCH
CH3 पॉजिटिव। क्योंकि क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने के बाद क्लोरीन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन एक हेलोजन है, तो हेलोजन को पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, मतलब हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। समझ में आया? जी हाँ, हेलोजन न्यूट्रल में ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो क्या करता है, ये वाले बॉन्ड को तोड़ लेता है। जी हाँ, मुझे पता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर हेलोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो चल जाता है। जी हाँ, बट इस रिएक्शन का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना होगा और क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ लेता है। तो यहाँ पे AlCl3 ने किसकी तरह काम किया? जी हाँ, कैटालिस्ट की तरह। और कौन सा कैटालिस्ट है? लुईस बेस। थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में हो रहा है तो इसे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था आपके SN2 और SN1 के डिफरेंशिएशन के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको एंड में बताना चाहता हूँ, थोड़ा एक ऊपर लेवल की बात। सब लोग हम यही जानते हैं कि SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है और SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी इंटरमीडिएट के पहले जरूर वहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट होती है और इंटरमीडिएट के बाद भी ट्रांजिशन स्टेट होती है। आया समझ में? तो ये बात को आप ध्यान रखना, और अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जरूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसका लेवल काफी अच्छा होगा। जी हाँ, जी मीन्स नीट से भी काफी अच्छा लेवल। ठीक है, तो आई होप you understood this video thoroughly and you'll do something best for your family, your friends, society, as well as the country. Bye bye, see you in next episode.